एक लाइन खींची, राइट वाली साइड को वो कहीं पर काट देती है। अब लेफ़्ट वाली साइड के और राइट वाली साइड के 4 पार्ट बन गए। चारों पार्ट्स में आप उनका जो रेशो आएगा वो सेम आएगा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम 30 वाली लाइन से 30 से मिड पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल बना। जेनेटिक परिवार की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। 5वां एपिसोड है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का, और इसमें हमारे 5वें गेस्ट हैं विशाल, कक्षा 10 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने शगुन को सुना, उससे पिछले में हमने सुना परीक्षित को, और हमारी अपेक्षा के अनुरूप ही वो इंटरव्यू रहे। और ऐसी आशा करते हैं कि आज का इंटरव्यू भी हमारी अपेक्षा के अनुसार ही जाएगा। आज हमारे साथ विशाल हैं और अपने आप में नाम सब कुछ कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उन्हीं के नाम के बारे में होगा। अगर हम एक चीज़ देखें तो एक लेवल पर कक्षा 10 की बात करें तो विशाल एक ऐसा बच्चा है जो हमें आशा देता है, एक होप देता है, और चीज़ें उसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हम उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज के इंटरव्यू के बाद से एक चीज़ तो तय हो जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी हेजिटेशन है, उनमें कमी आएगी। तो विशाल से पहला क्वेश्चन, विशाल जिस तरीके का आपका नाम है विशाल, तो क्योंकि हमारे सबके नाम होते हैं और उस नाम के अनुरूप हमें खरा उतरना होता है। विशाल का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इन एवरी फील्ड। तो किस तरीके से आप अपने नाम को जस्टिफाई करना चाहेंगे सबसे पहले? सर जैसे कि मेरा नाम विशाल है, तो विशाल का मतलब जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं हर फील्ड में अपना नाम सबसे ऊपर रखूँ और जिस फील्ड में जाऊँ एक ऊंचे स्थान पर रहूँ। एक मतलब ऊंचा स्थान से मतलब मेरा कि अपनी फुल पोटेंशियल दिखाऊं और अपना नाम ऊपर रखूं। विशाल, हम हमेशा फेलियर से डरते हैं, असफलता से। हम चाहते हैं कि हम हमेशा सफल हों, हम अच्छे नंबर से सफल हों, और जब हम अटेम्प्ट नहीं करते तो एक बात निश्चित हो जाती है कि हम असफल होंगे। हमें हमेशा असफलता से डर लगता है, और जब हम एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं और हम कॉपी खाली छोड़ देते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अब रिज़ल्ट का पता चल गया कि हम 0 ही लेके आएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बच्चा असफलता से डरता है और वो नोटबुक को खाली छोड़ के आ गया, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं? आप समझ रहे हो? अब मैं आपके सब्जेक्ट से इसे जोड़ना चाहूँगा। जब हमें एक बात का हमें आभास है कि हमें यहाँ पर इंटरव्यू है हमारा और हमें बोलना ही है, और हम बेहतर बोलेंगे तभी कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी। अभी भी अगर मैं एक बात आपको सलाह दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ हमें पता होता है कि हम कितने हेजिटेटेड हैं। दूसरे व्यक्ति को हम बताते हैं कि हमारे अंदर हेजिटेशन है भी या नहीं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना है और चीज़ों को बहुत आराम से सोच कर, विचार कर, आराम से आंसर करना है। इसमें कोई भी इस तरीके की बात नहीं है कि हमें भाग दौड़ में कोई भी आंसर करना है। जैसे कि आपने आंसर दिया कि आपका नाम विशाल है और आप हर क्षेत्र में चाहते हैं कि वो विशाल सिस्टम रहे, पूरा नाम ऊपर रहे, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें अपने नाम के अनुरूप उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना होता है। अब हमारा यहाँ पर ये ध्येय है कि हम बोलें, हम अपने स्टेटमेंट से, हम अपने वाक्यों से, हम अपनी सोच से जो हमें देख रहे हैं उनको मोटिवेट भी करें। और आप कक्षा 10 के जो अच्छे छात्र हैं उनमें से एक हो, बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे ऊपर हो। तो जो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है उसकी समाज के लिए जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि समाज उन्हें देख करके एक ज्ञान प्राप्त करता है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर नहीं बोलोगे तो एक गलत इम्पैक्ट पूरे हमारी क्लासेस में 9th में 8th में सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर होता है। आपने क्रिकेट देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना। उनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बेहतर करें, और उनके 40, 50, 60 रन भी ऐसे नहीं लगते थे कि उन्होंने कुछ बनाए, क्योंकि उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, हायर थे। तो ऐसे ही हमारे जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, और हमारा
जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज के प्रति बढ़ जाती है। खैर, अब मुझे पता है कि ये थोड़ी सी हेजिटेशन है और बहुत ही जल्दी वो रिमूव भी हो जाएगी, आई बिलीव दैट। चलो, आपके लिए हम पहला क्वेश्चन आपके किताब से डाल देते हैं। आप हमें बताएंगे कि अगर दो ट्राइंगल हैं हमारे पास और वो सिमिलर हैं, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किस तरीके से हमें ट्रीट करना है। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया। तो जो एरिया का स्क्वायर होगा, जो ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर होगा, वो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। उसकी स्क्वायर की बराबर। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जानबूझ के अधूरा छोड़ा और क्वेश्चन अधूरे मिलते रहेंगे। ये जैसे होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दूंगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो हम अब कक्षा 10 में सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, और सिमिलैरिटी मेरा व्यक्तिगत रूप से माने तो बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा लगता है। डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, और व्यक्तिगत रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाने में भी एक अलग ही तरीके का एक फ़ील आता है। आपको 3 चीज़ें बतानी है ट्राइंगल के बेसिस पे। आप उसे 9th से चुन सकते हैं, आप उसे 10th से भी चुन सकते हैं। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसको आप यहाँ पर मेंशन करना चाहोगे त्रिभुज के बारे में, यानी ट्राइंगल के बारे में? सर, एक तो कॉन्ग्रुएंसी ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, तो अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों की जो शेप होगी, साइज़ होगा, वो दोनों इक्वली होगा, और मतलब सेम होगा। जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया और दूसरा ट्राइंगल लिया, और हमने एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दिया, तो उसे पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, पूरी तरीके से ढक लेगा उसको, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी में ऐसा होगा कि जो उनकी शेप है वो तो सेम होगी, लेकिन साइज़ डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि अगर हमने एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया, एक छोटा ट्राइंगल ले लिया और उसको उसके ऊपर रख दिया, तो वो उसे पूरी तरीके से तो ओवरलैप करेगा नहीं, लेकिन जो शेप होगी वो उसके तरीके की होगी, जैसा वो होगा। क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यस सर। क्योंकि दो जो आपके ट्राइंगल हैं वो तो कैसे भी हो सकते हैं। यस सर। भाई, एक आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया और दूसरा आपने एक राइट ट्राइंगल ले लिया, तो ओवरलैप तो वो भी नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो अब हमें आपसे ये जानना है कि जो आपने ओवरलैपिंग का जो सिस्टम सारा बताया, उसको तो हम भली भांति समझ गए हैं। ओवरलैप तो वही कर सकता है जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उसके बराबर होंगे। यस सर। ठीक है, जैसे कि हमारी ये बुक होती है, Yes, इसको अगर हम एनसीईआरटी की बुक को एक ऊपर एक और बुक रख दें तो पिछली बुक्स सारी छिप जाएंगी। हमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में जानना है कि वो क्या क्राइटेरिया हैं जिनसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 2 ट्राइंगल हैं और दोनों सिमिलर हैं। कौन से 2 जो भी क्राइटेरिया हैं, किन चीज़ों को हम देखेंगे? एक तो सर SAS देख लेंगे। ऐसे क्या होता है? सर, जो 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशो होगा और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा, अगर वो इक्वल है, तो SAS से हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। यानी जो 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाए और वो इंक्लूडेड एंगल बराबर हो जाए। ठीक है। एक से AA से भी कह सकते हैं। जो हमारे पास अगर हमें 2 एंगल दे दिए उन्होंने, तो हम दोनों ट्राइंगल्स हैं, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और उनके 2 एंगल्स बराबर हैं, तो हम उन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। और फिर AAA से भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यस। अच्छा, आप मुझे बताएं विशाल एक बात, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? सर, हॉबी में मेन तो सर पढ़ना है कि हॉबी पढ़ना, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हॉबी में ही पढ़ना है तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ? हम सभी को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यस सर। क्योंकि आप इसे इंजन मान के चलिएगा जो दिमाग है, और इसमें जब ये थक जाता है तो हमें इसे वहाँ से हटाना पड़ता है जिसके कारण ये थका। यस सर। लाइकवाइज आप सब गेम भी खेलते होंगे। यस सर। तो कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम मज़ा ही आएगा गेम में। एक समय ऐसा आता है जब सर दर्द करने लगता है। यस सर। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? उसे बंद करना पड़ता है। यस सर। हालांकि वो फेवरेट था हमारा, लेकिन फिर भी हमें उसे बंद करना पड़ता है क्योंकि अब दिमाग में इतना ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं कि अब वो नहीं हम उसे सपोर्ट कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हॉबी पढ़ाई के अलावा हो। हॉबी है सर, कुछ भी, कुछ जैसे स्पोर्ट्स में हो सकता है,
टीवी पे हो सकता है, जैसे फिल्म्स वगैरह होती है। जैसे मूवीज़ टाइम Movies देख लेते हैं। कैसी मूवीज़ पसंद है? तो जो इंस्पिरेशनल हो थोड़ी बहुत, Inspirational। अच्छा, तो जो इंस्पायर करती है। इंस्पायर कर दें इससे। तो एक आध मूवी ऐसी है जो जिसने आपको इंस्पायर किया है? कोई भी एक मूवी का नाम जो इंस्पायर करती है। आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग ना दैट योर आंसर्स विल ब्रिंग क्वेश्चंस। एक आध मूवी जैसे मैंने देखी थी, सबसे पहले अगर मैं अब बात करूं तो एक तारे ज़मीन पर एक पिक्चर आई थी, यस सर, तो उसे देखकर ये सब वो बहुत इंस्पिरेशनल है, एंड इंस्पिरेशनल आफ्टर है सर। दैट एक मूवी आई, थ्री इडियट्स आई। यस सर, तो इस तरीके की मूवीज़, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। यस सर, कुछ पैट्रियोटिक मूवीज़ आती हैं जो हमें कहीं ना कहीं से अंदर तक झकझोर ही देती हैं। तो चलो क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं। अच्छा विशाल, हमारे जीवन में अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ, यस अपनी बात करूँ, तो जब हमें नहीं पता था कि मोबाइल हमें इतने बुरी तरीके से घेर लेगा। आज हालांकि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और 14-15 साल 16 साल की आपकी उम्र है। आप मुझे एक बात बताएं कि मोबाइल किस तरीके से लाभकारी है एज ए स्टूडेंट, और किस तरीके से ये पूरी तरीके से आपको एक तरीके से पढ़ाई से और आपके जीवन से दूर करता है? सर, मोबाइल का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। क्योंकि सर जैसे कि आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो हम उस चीज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी मिल जाती हैं और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो उन पे हम उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा सर, सोशल मीडियाज़ वगैरह हो जाते हैं तो जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर दें, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जो क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं मोबाइल में, तो उसे हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, अपने मोबाइल में रखना चाहिए। क्योंकि आजकल सर मोबाइल पे ज़्यादा ही ध्यान देते हैं लोग, और बच्चे आई थिंक ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं मोबाइल को लेके। तो उसमें अगर हम पॉजिटिव वे में ध्यान देंगे उस पर, तो वो बहुत ही सर एक अच्छे तरीके से काम करेगा हमारे लिए। और अगर निगेटिव वे में अगर ले लेते हैं उसको, तो बहुत सर भयंकर रूप ले सकता है मोबाइल आज के टाइम में, क्योंकि पूरी दुनिया सर मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है आज के टाइम में। तो हमें ज़्यादातर तो पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर हम अभी से उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, इंस्पिरेशंस मिलेंगी, उसमें कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो इंस्पिरेशन मिलेगी, तो लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा, कुछ करेंगे, इंस्पायर होंगे दूसरे लोगों से। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, उनसे देखना चाहिए उन्हें, और इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमें भी इनकी तरीके से एक बड़ा नाम करना है, अपना बड़े तरीके से एक अपना नाम करना है, इनकी तरीके से इंस्पायर होना है, और लोगों को भी इंस्पायर करना है अपने से। ये बिल्कुल सही बात है कि देखो हमारी लाइफ में दोनों तरीके से ही लोग मिलते हैं, नेगेटिव में मिलते हैं और पॉजिटिव मिलते हैं। तो मैं शिफ्ट करूंगा आपके क्वेश्चन को, आपका दिमाग अब पूरा सोशल मीडिया पे चला गया है। अब कमिंग बैक टू योर टॉपिक, हमारे पास में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में हमने एक साइड को चुना, एक बिंदु लगाया, पॉइंट लगाया, और उस पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि तीसरी लाइन को कहीं पे काटती है। आगे की चीज़ आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने बोला मैं अधूरा छोड़ूंगा, अब आगे की कहानी आप हमें बताएंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है हमारे पास, लेफ़्ट वाली जो साइड है उस पर हमने एक पॉइंट लगाया, नीचे वाली साइड के पैरेलल एक लाइन खींची, राइट वाली साइड को वो कहीं पर काट देती है। अब लेफ़्ट वाली साइड के और राइट वाली साइड के 4 पार्ट बन गए। चारों पार्ट्स में आप रिलेशन बताएं कि किस तरीके से होगा। जो सर हम उस साइड से पॉइंट से उस लाइन को खींचेंगे थर्ड साइड के पैरेलल, तो वो जो लाइन होगी वो उस ट्रायंगल की जो 2 साइड्स हैं जो डिवाइड हुई हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। सेम प्रोपोर्शन डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से यस सर, एक लाइन के पैरेलल लाइन खींचे, थर्ड साइड को वो काटती हुई निकलेगी। यस सर। तो इसका मतलब जो जहाँ से वो खींचा गया है वे दो जो रेशो दो उसका रेशो निकल गया, डिवाइड हो दोनों चीज़ों का वो बराबर होगा इस रेशो के। यस आप इस चीज़ को जरा आप मुझे एग्जांपल देके समझाएं। आप
मुझे बताएं कि किस तरीके से ये काम करेगा। सपोज़ करो हमने इधर वाली साइड को 25 ले लिया, यस सर। 25 ले लिया या 30 ले लेते हैं, और इधर वाली साइड को 50 ले लिया। 20 and 50। इधर को 30 ले लिया, 30 और इधर 50 ले लिया। यस सर। और मैंने सीधा सीधा वहाँ पे क्या किया है, 30 वाली जो साइड है उसमें बिल्कुल 15 पे जाके, यस सर। यानी 15 ऊपर छोड़ दिया और 15 नीचे, यानी मिड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दी सेकंड साइड, क्योंकि थर्ड साइड की जो 50 वाली पे कहीं पे काटती है, यस तो सर। जो 50 है उसका क्या होगा? जो सर 30 से हमने मिडल से ले लिया 50 और 50 में डिवाइड हो जाएगी वो, तो 30 वाली 30 वाली तो 50 हो गई है। हाँ, और मैं सीधा खींच दिया उसको, तो वो उसे इस लहजे में डिवाइड करेगी सर। जो ऊपर वाली पार्ट होगा 15 वाला, जो इधर वाला पार्ट होगा, और नीचे वाले जो पार्ट्स होंगे उनका जो रेशो आएगा वो सेम आएगा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम 30 वाली लाइन से 30 से मिड पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल बनाते हैं, यस 50 वाली को काटती है वो, तो 50 के 2 पार्ट्स बनेंगे। यस उन दोनों पार्ट्स का मुझे माप जाननी है, मेजरमेंट जानना है क्या है। आपने अभी अभी कहा सर 25 हो जाएगा, 25 तो सेम रेशो, सेम रेशो में हो जाएगा। क्योंकि इधर वाला रेशो 1:1, 1 रेशो, यस सर 1 रेशो 1 सर, तो ये भी 1 रेशो, इधर वाला भी रेशो 1:1 1 ही हो जाएगा। वेरी विशाल, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ चीज़ें ऐसी आती हैं जब जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे आपने अभी मोबाइल का शुरू किया। यस सर। और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, जबकि हमें मोटिवेट करती हैं, चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। यस सर। जैसे लॉकडाउन सिचुएशन में भी हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो इतनी भयंकर स्थिति में भी हमें मोटिवेशन देते ही रहे। यस सर। लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और है भी अभी भी, लेकिन फिर भी वो लोग हमें मोटिवेशन देते ही रहे। आपका जेनेटिक के बारे में क्या विचार है, और जेनेटिक किस मायने में आपके लिए महत्वपूर्ण है, और क्या क्या चीज़ें आपको अलग लगती हैं? मैं हल्का सा जानना चाहता हूँ आपके बारे में। आप जेनेटिक के बारे में आपके मन में क्या विचार है? सर जेनेटिक ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और एजुकेशन को लेकर जेनेटिक जिस तरीके से बच्चों के लिए। अ बिट लाउडर विशाल, यस आवाज़ नहीं जाएगी। यस। जेनेटिक ने सर बहुत सारी चीज़ें दी हमें, और जैसे सर जेनेटिक के टीचर्स हैं वो बच्चों के लिए बहुत हर चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं। एक चीज़ अगर समझ नहीं आती तो काफ़ी बार समझा देते हैं, और काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें भी बताते हैं, और मोटिवेट भी करते हैं काफ़ी बच्चों को। और सर इंग्लिश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि गांव में सर इंग्लिश का थोड़ा सा मामला जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, तो गांव के बच्चे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं। इंग्लिश, और बाहर जाएंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे हमें मिलेंगे, तो उस चीज़ में हम ऊपर रहें, अगर हम बाहर जाएं तो उन बच्चों को टक्कर दे सकें इस चीज़ के लिए। और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और एजुकेशन लेवल भी सर बहुत बढ़िया है। बच्चों को हर चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। जैसे सर अब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसका मेन मकसद ये था कि हम बोलें। अगर हम अपने विचार भीड़ में रखना चाहें, तो अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे चले गए, तो जैसे आज फर्स्ट टाइम हेजिटेट हो रहे हैं तो वहाँ पे होगा, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो जो लोगों की नज़रों में हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हो जाएगा नीचे डाउन। तो उस चीज़ के लिए भी तैयार कर दें हमें, कि हम अगर कहीं भीड़ में जाएं तो अपने विचार रख सकें वहाँ पे। इस चीज़ के लिए भी सर बहुत जेनेटिक प्रयास करते हैं। और सर जेनेटिक मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, और हर चीज़ के लिए बच्चों के लिए तत्पर रहता है। अच्छा, एक बात है हमारे माइंड में, जैसे कि हम यहाँ पर प्रयास करते हैं बच्चों को सिखाने का, यस और वास्तव में 7 साल का तो यह हिस्ट्री रही है कि हमने इंग्लिश पे काफ़ी जोर दिया है, और पिछले 4 साल में हम पैरेलल रूप से मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़े। यस सर। पहले 2-3 साल में उतना हमारा ध्यान नहीं था, क्योंकि हमने वो चीज़ें एक सब्जेक्ट टीचर पे छोड़ दी थी।
लेकिन पिछले 4 साल में हमने वो वाली चीज़ें मैं कहूँगा 2017 से 16-17 से हमने वो वाली चीज़ें अपने हाथ में ले ली मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, और अब मैथमेटिक्स में हम काफ़ी प्रभावशाली से आगे भी बढ़े हैं। यस तो आप हमें और बच्चों को सभी को सलाह दें और सजेशंस दें कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं घर पे, जो हमारे जो, क्योंकि मेहनत होती है, हर स्कूल मेहनत करता है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट जेनेटिक, लेकिन जिसने स्कूल बनाया है वो ग्रोथ के लिए बनाया बच्चों की, तो हर व्यक्ति अपने स्तर से मेहनत करता ही है। यस आपका सलाह क्या है उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाते और झिझक जाते हैं या अटेम्प्ट ही नहीं करते, और फिर उनका परफॉर्मेंस भी वही 40-50% तक सिमट कर रह जाता है, और 40-50% तो आप अगर एक भी दिन स्कूल ना जाए और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बस पढ़ लें तो 40-50% उसके आ ही जाते हैं। यस तो अगर हम स्कूल में आने के बाद में भी 50-60% ही गेन कर पा रहे हैं तो हमारा और उनका कोई क्या कंपैरिजन हुआ, कुछ भी नहीं है, एक से ही है। तो आपका क्या सलाह है उन बच्चों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो अटेम्प्ट करना चाहिए हर चीज़ को, तो उससे सर थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर होगा हर बार। एक बार गलत होगा कोई नहीं, दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, तो अटेम्प्ट तो सर करना चाहिए हर बार उन्हें। अगर वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो पीछे रह ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। अटेम्प्ट तो सर करना ही पड़ेगा और मेहनत करनी होगी, मतलब सोचना चाहिए अपने परिवार के बारे में, और एक ये रखना चाहिए माइंड में कि हाँ मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो मैं हर चीज़ में प्रयास करूं कि बढ़िया हो जाऊं हर तरीके से, एजुकेशन में या और अलग क्षेत्र में किसी में। तो अब मेहनत तो सर हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो सर करनी ही चाहिए हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में। अच्छा, यहाँ पर बैठकर कैसा लगता है? सर बहुत बेटर फील हो रहा है। मेरे विचार से प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यस सर। और चाहे हमारे सब्सक्राइबर्स कितने भी हों, हमारे व्यूज़ कितने भी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यस सर। लेकिन मेंटल प्रेशर ये वही है जो हर व्यक्ति इस स्टेज पर आकर फील करता है। यस सर। मेंटल प्रेशर इन द सेंस, अगर हम कहीं पे इंटरव्यू देंगे अपना, तो वो किसी भी स्थिति में हो, जो हमारे पे दबाव पड़ता है वो यही दबाव है। यस सर। तो इससे व्यूअरशिप से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं उससे फ़र्क पड़ता। हमारा यहाँ पर मुद्दा क्या है कि हम एक अच्छी जगह बैठे हैं और हमें यहाँ से एक लेवल अप हो करके जाना है। यस सर। एक और क्वेश्चन मैं आपकी मैथमेटिक्स से ही करना चाहूँगा, क्योंकि अब 10-15 मिनट हो गए हैं उस चीज़ को। अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, यस सर। और ट्राइंगल में हमने क्या किया, ट्राइंगल में हमने एक लाइन खींच दी, यस सर। ठीक है। हमने देखा कि ABC एक ट्राइंगल है और DE एक लाइन खींच दी बीच में। यस सर। ABC एक ट्राइंगल है और DE एक लाइन खींच दी बीच में, और इधर का जो 2 पार्ट्स हैं और उधर के जो 2 पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों का रेशो बराबर है। यस तो सर। हम DE को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है DE? अगर सर दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, हाँ, तो जो हमने लाइन खींची है वहाँ पे ड्रॉ की है लाइन, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा विशाल, अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर उस पिक्चर में आप जा पाओ, यस सर। हमारे पास में एक ट्राइंगल है, यही वाला जो मैंने आपसे पूछा, यस सर। और मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी। आप समझ रहे हो, DE जो खींचा है वो पैरेलल ही खींचा है। यस सर। तो हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए। यस सर। पहला तो बड़े वाला ABC, ABC और दूसरा हो गया ADE। यस सर। क्या ये सिमिलर होंगे? दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक ABC ट्राइंगल यस सर। और DE एक पैरेलल लाइन है, और उसके कारण DE किसके पैरेलल है? BC के। BC के। आप पिक्चर में जा पा रहे हो ना? यस सर। DE इज पैरेलल टू BC। यस सर। अब हमारे पास में 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए, पहला तो था ही ABC, यस सर। और एक ADE भी बन गया। तो क्या ये सिमिलर होंगे? और होंगे तो क्यों होंगे? यस सर। बहुत आराम से सोचो। हल्का सा हिंट, हल्का सा हिंट। यस सर। ये कॉमन है। ये तो कौन? यस सर। अब एक एंगल का और पता चला लो किसी तरीके से, कोरस्पॉन्डिंग यस सर। कब बनता है?
जो सर कोरस्पॉन्ड कर रहा है उसके साथ कब ट्राइंगल बनता है? पैरेलल पे। ये सब पैरेलल पे बनते हैं सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास में ABC एक ट्राइंगल है यस सर। और DE हमने एक लाइन खींची जो पैरेलल है, तो जो D पे जो एंगल बनेगा वो B के बराबर होगा, यस सर। और जो इधर E पे बनेगा वो C के बराबर होगा। ये कॉमन है, यस सर। तो ट्रिपल A से ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सिमिलर। तो ये वाली चीज़ें हमें आराम से पॉइंट टू पॉइंट हमें एक्सप्लेन करनी है। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि आप एक शब्द में अपने आप को एक्सप्लेन करें, तो वो कौन सा शब्द होगा? शब्द डिफिकल्ट हो सकता है, आप एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को। सर परफेक्ट। परफेक्ट। पीपल से कि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। वी आर Yes, वी आर रेसिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, Yes. लेकिन नोबडी इज परफेक्ट, Yes. क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रह जाती कहीं ना कहीं है। कम। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस वर्ड, यस सर। मैं अपने आप ही नहीं कर रहा हूँ। यस सर। एक अदर वर्ड आप सजेस्ट करें जो आपको डिस्क्राइब करता है। हार्ड वर्कर। हार्ड वर्किंग, यस सर। मेहनती, यानी कि परिश्रम। यस सर। तो आप मेहनती इंसान हैं, परिश्रम करते हैं। यस सर। अच्छा, आप एक बात और बताएं हमें, जब आप हंसना चाहते हैं तो कॉमेडी मूवीज देखते हैं? यस सर। कौन सी कॉमेडी मूवी है जो आपने रिसेंटली देखी? अभी तो सर काफ़ी टाइम से कोई नहीं देखी। काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं नहीं देखी। देखी। और अगर कॉमेडी मूवी की बात करें तो हम आपको एक कॉमेडी मूवी दिखा सकते हैं। यस सर। कल इंटरव्यू होंगे, यस सर। देखेंगे। समझ गए होगे इशारा? यस सर। इशारा ये है कि बहुत सारे बच्चे बचने का प्रयास कर रहे हैं इंटरव्यू से, यस सर। और उनके हाथ में जब माइक आएगा तो एक कॉमेडी मूवी का निर्माण होगा, उससे अच्छा लगेगा। दो तरीके से अच्छी बात होगी। यस सर। पहली चीज, माइक आना हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। उन्हें भी यह एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पर आना जरूरी है। और जो दर्शक होंगे उनका दो तरीके से फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, उनमें से जो छिपे हुए बैठे हुए होंगे उनको सीख मिलेगी। यस सर। और दूसरा फ़ायदा उनका हंसी का होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी एक पिक्चर बनेगी पूरी। क्योंकि मुझे पता है जो लापरवाह बच्चे हैं वो यहाँ पर आने से कतराएंगे ही कतराएंगे और नहीं बोल पाएंगे। और अब हमने मन ये बना लिया है कि हर बच्चे के हम इंटरव्यूज़ बहुत बहुत करेंगे। यस सर। बहुत बहुत। और फिर हम आपको एक चीज़, जब पहला इंटरव्यू हमारा ये चल रहा है आपके साथ, जब 10वां इंटरव्यू चलेगा तो दोनों में फिर रेफरेंस। साइमल्टेनियसली उसे देखेंगे बैक टू बैक, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। और ये चीज़ें आने वाले बच्चे जो हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा सोशल मीडिया पे जाएगा। यस सर। और हंसना पसंद है यस सर। या हंसी उड़ाना, दोनों में अंतर है। यस सर। हंसना पसंद है या हंसी उड़ाना? हंसना होता है कि हंस दिए, हंसी उड़ाना ऐसा होता है कि किसी के लिए किसी के ऊपर हंसी उड़ा दी, मजाक बना दी। तो क्या पसंद है, हंसना या हंसी उड़ाना? हंसना सर। हंसना, स्माइल कर लेना, है ना? यस। मे भी लाइफ में खुश रहना चाहिए। लाइफ में खुश रहना चाहिए। यस। तो ये जो आवाज़ इतनी मंदी क्यों है? हेजिटेशन है अभी? नो सर। तो लाउडर बोलो, हेजिटेशन है अभी? नो सर। हेजिटेशन को रिमूव करने का विशाल एक ही तरीका है, यस सर। वो चीज़ें करना जिसमें हेजिटेट होते हैं। दूसरा कोई उपचार नहीं है, ना कोई दवा है, ना कोई गोली है, सिर्फ एक ही दवाई है, वो यहाँ पे आके ही मिलेगी। यस सर। इसके बाद आई होप कि बेटर फील करोगे। फील तो अभी भी बेटर करना शुरू कर दिया होगा। यस सर। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जब घर पे जाओगे तो सोचोगे यार ये कर सकता था मैं। यस तो सर। चीज़ें अब ब्लैंक हो गई हैं ना। घर पे जाके जब रिलैक्स होकर बैठोगे तो क्या हो सकते थे, बड़ा बढ़िया मौका था और चीज़ें हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन ये लास्ट नहीं है, यस सर। आगे आते रहेंगे। तो ये है विशाल, काफ़ी कुछ पूछा, काफ़ी कुछ बताया, और आगे के लिए इस बच्चे को शुभकामनाएं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, लेकिन क्योंकि ये प्रेशर वाला माहौल है, ये स्टेज ही कुछ ऐसा है जहाँ पर हमें अपने आप पे कंट्रोल करना ही होता है। और ये हमारे लिए भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन पूछना भी, और आंसर देने वाले के लिए तो है ही। आप सभी के लिए
हम मंगल कामना करते हैं आप सभी अभिभावकों के लिए, क्योंकि आपके बिना हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। आप सभी ने जितना विश्वास जेनेटिक पर पिछले 7 साल में दिखाया है उसके लिए कृतज्ञ हैं। हमेशा से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और आपसे यह भी आशा करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एक ही मुद्दा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मोटिवेशन पहुँचे। और जेनेटिक आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए हमेशा ईमानदार रहा है, और आगे भी हम बच्चों के लिए इसी तरीके से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोचते रहेंगे। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, 13 तारीख से शाम के 5 से 6 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास का आरंभ होगा, और वह आरंभ होगा एक नई शिक्षा का, नए तरीके से पढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले गेस्ट के साथ इंटरव्यू नंबर 6 में।